हे एवरीवंस, तो कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था जनरेटिव फंक्शंस के बेसिक पार्ट को, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक के पार्ट को देख लिया था। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसको क्या करना है कि मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस को मुझे क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शंस या फिर यूँ कह दें कि मुझे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। मेरे पास एक सीक्वेंस है। अब इसका सॉल्यूशंस करने से पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि मेरे पास गिवन है सीक्वेंस, क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू एन। अब जैसा कि आपको पता है कि मुझे इसका जब क्लोज्ड फॉर्म चाहिए, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एन होता है, एन की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है ना। एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। अगर यहाँ पर मैं एन की वैल्यू रखता हूँ, मतलब कि यहाँ पर एन की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ए एन क्या मिलेगा, ए एन पता है मुझे क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब अगर आप इसको, हो सकता है कि आपके जो कॉलेज के फैकल्टी होंगे वो हो सकता है इस तरीके से भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वो क्या कहेंगे, तो कोई तो मेरा हो गया ए एन ही अभी तक लिखा, कहेंगे कि इसको जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा जी, फिर उसके बाद जेड, फिर यहाँ पर मैंने कल आपको क्या बताया था, देखो इसको लिखने के मैंने क्या तरीका बताया था आपको। इसको लिखने के लिए पहले वाला जो भी आपके पास सीक्वेंस गिवन होती है, उस सीक्वेंस में आपको कुछ नहीं करना है। देखो दिया मुझे ये था, अब ये कैसे लिखा कि कल के लेक्चर्स में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, तो आज यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था पहला वाला जो हमारे पास सीक्वेंस का जो भी मेरे पास टर्म है, पहले टर्म को कुछ नहीं करना है, इट इज़ कॉपी करना है। दूसरे वाला टर्म में लिखना है 1 लिखना है, मल्टीप्लाइड में जेड की पावर 1 करोगे, ठीक है, प्लस फिर 2 लिखना है, जेड की पावर कितना करोगे, 2 करोगे, प्लस लगाना बिल्कुल ना भूलें। फिर लिखना 3 लिखना है, जेड की पावर कितना कर देना है, 3। फिर उसके बाद 4 लिखना है, प्लस लगा 4 लिखना है, जेड की पावर कितना कर देना है, 4। तो यहाँ पर देखो जेड की पावर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि जनरेटिंग फंक्शन का जी जेड कैसे लिखते हैं। अब ध्यान रखना कि इसी चीज़ को जो आपने ये लिख रखा है, ठीक है, इस तरीके जो आपने लिख रखा है, हो सकता है कि आपके कॉलेज के जो फैकल्टीज़ होंगे वो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ए एन इक्वल टू क्या लिखा होगा, ए एन इक्वल टू एन। यहाँ पर मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ, आप उसको कर लेना, ए एन इक्वल टू एन। वो क्या करेंगे, इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखेंगे जी जेड, क्या लिखेंगे, जी जेड। और यहाँ पर कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जिसकी शायद आपने देखे होंगे, यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने बताया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कभी भी जनरेटिंग फंक्शंस आता है तो उसका सिग्मा नोटेशंस क्या होता है। सिग्मा नोटेशंस होता है समेशन ऑफ, बताया था ना, समेशन ऑफ किसका समेशन करेंगे साहब, समेशन करेंगे इस एन का। समेशन किसका करना है आपको, इस एन का, ठीक है, इस एन का, क्योंकि देखो मेरा ए एन क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए एन, यहाँ पर क्या लिखते हैं ए एन। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं ए एन, ए एन मेरा क्या है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एन लिखेंगे, जेड की पावर एन लिखेंगे। यहाँ पर समेशन मतलब जो सम करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो भैया मुझे सम मुझे पता है, जो एन की वैल्यू हो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। 0 से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक। अब इसको जब आप फर्दर लिखोगे ना, जी जेड जब आप लिख कर दिखाओगे वहाँ पर, तो आपका जी जेड यही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब लिख कर दिखाओगे एन की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, यहाँ पर जेड की पावर भी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका 0 आएगा। फिर से यहाँ पर देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करना, तो 0 एक बार रखोगे, फिर एक बार 1 रखोगे, एक बार 2, फिर एक बार 3, एक बार 4। जब इस तरीके से यहाँ वेरी करते चले जाओगे, एन की वैल्यू एक बार 1 रखोगे, फिर एक बार 2 रखोगे, फिर एक बार 3 रखोगे, तो आपको फाइनली यही मिलने वाला है, 1z प्लस 2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक, चीज़ें वही हैं, लिखने का अपना अपना तरीका है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ में आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये था सिग्मा नोटेशन। हो सकता है आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ में आ तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी, तो आपको इसकी भी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करना क्या है मुझे, अब यहाँ तक मेरी बात समझो। यहाँ तक देखो 0 लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4।
अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ठीक है। अलग पॉइंट क्या है साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज कि आपके पास कभी कुछ ऐसा होता है, किसी ने कहा कि 0 + 5 क्या होता है, तो जाहिर सी बात आपको पता है किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर देने से मेरा नंबर एज इट इज़ रहता है 5 ही रहेगा। मतलब कि 5 में अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा 5 ही रहेगा। मतलब 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला कैसा है, तो देखो ना, जब भी सब्ट्रैक्शन हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि भाई 0 - 5 क्या होता, तब भी भाई मेरे पास जो आंसर होगा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि सब्ट्रैक्शंस कर रहे हो, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या फिर एडिशन कर रहे हो, 0 + 5 बोलो या 5 + 0 बोलो या 0 - 5 बोलो या -5 + 0 बोलो, तो मतलब कि आंसर आपका एज इट इज़ रहेगा। मतलब कि जो नंबर रहेगा वो वही रहेगा, ये 0 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 0 + 1z + 2z² + 3z², तो यहाँ पर 0 का एडिशन करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 0 को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो gz जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 1z + 2z² प्लस का 3z³ प्लस का 4z⁴ प्लस एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद मजे की बात देखना, अब आपको क्या दिख रहा होगा, सब में z है, यहाँ भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। मतलब कि देखो z⁴ है, z⁴ है, z⁴ z⁴, तो क्या इन सब में से मैं z कॉमन ले सकता हूँ? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा यार हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, z कॉमन ले लिया। जब आप इन सब में से z कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा क्या, जब इनमें से आप z कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जब आपको इसमें से z कॉमन ले लोगे भाई, तो यहाँ पर देखो z गायब हो गया, तो यहाँ पर मतलब 1 बचेगा। यहाँ पर देखो एक z जा चुका है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 2z बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर एक z चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3z² बचेगा, प्लस यहाँ से एक z चला जाएगा तो 4z³ बचेगा, प्लस एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ से क्या समझ में क्या आता है, अब यहाँ पर समझने वाली बात मेरे भाई ये है कि अभी आपने देखा था, अभी नहीं देखा था, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मतलब जो इसके पहले वाला लेक्चर था, कल के लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 + 2z + 3z² + 4z³। देखो ध्यान से मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने जनरेटिंग फंक्शन किसका निकाला था, 1+, देखो मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 था, ठीक था ना। हमने कहा कि इसमें मैंने करा क्या, यहाँ पर अगर मेरे पास आया 1 + 2z, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर 1 + 2z + 3z² + 4z³ + 5z, इसका जो जनरेटिंग फंक्शन निकल कर के आया था, इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है हम लोगों ने निकाला था, क्या निकल कर आया था, 1/1 - z का होल स्क्वायर आया था। ध्यान से देखो कल के लेक्चर्स को देखो तो समझ में आ जाएगा कि मतलब कि 1 + 2z + 3z² + 4z³ + 5z⁴ का जो जनरेटिंग फंक्शंस होगा वो क्या होता है, 1/1 - z का होल स्क्वायर। समझ में आता है, ठीक है साहब, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं रही, ठीक है। तो मतलब कि मैं इसकी जगह पर 1 + 2z + 3z² + 4z³ + 5z⁴ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 - z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर z हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/1 - z का होल स्क्वायर। ये किसकी जगह पर लिखा है, तो भाई साहब इसकी जगह पर मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन गुरु जी, कर लिया होगा यार, ठीक है। इधर देखो फिर, अरे गुरु इधर देखो, यहाँ पर अब हो गया, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर लिख दिया ना, ये देखो इसकी जगह पर मैंने ये लिखा है। ये चीज़ याद होनी चाहिए, अलग से लिख भी लो कि 1 + 2z + 3z² + 4z³ को क्या लिखेंगे, 1/1 - z का होल स्क्वायर। और कल के लेक्चर में मैंने बताया था अगर आपके पास लिखा हो 1 + z⁴1 + z⁴2 + z⁴3 प्लस डॉट, तो इसको हम लोग लिखते 1/1 - z, 1/1 - z लिखते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं रही, तो दिमाग में रख लेना भाई। तो देखो इसकी जगह पर ये लिखते हैं और उसकी जगह पर ये, प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो आंसर क्या आएगा, z/1 - z का होल स्क्वायर, ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये होल स्क्वायर, इसको z मत समझ लेना। तो मेरे पास क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि भैया
अगर मेरे पास कोई भी n लिखा हो तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, z अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ, अगर an इक्वल टू n होगा तो इसका जो क्लोज्ड फॉर्म होगा, मतलब इसका जो जनरेटिंग फंक्शंस होगा, जनरेटिंग फंक्शन का जो क्लोज्ड फॉर्म होगा, मेरा जो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, z अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि नहीं हुई भैया, हो गया होगा। तो ये चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है साहब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस क्या दे रखा है, ए एन इक्वल टू बी की पावर एन। नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, ए एन इक्वल टू बी की पावर एन। अब मज़े की बात क्या है भाई, यहाँ पर अगर ए एन इक्वल टू बी की पावर एन लिखा गया ना, तो ये जो बी की पावर है ना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आया, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ भी लिख रखे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो 2 की पावर 1 हो सकता है, वो 3 की पावर n हो सकता है, वो 1 की पावर n भी हो सकता है, चॉइस आपकी है। 5 की पावर भी n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, ऐसा कुछ भी। इसीलिए मैंने क्या लिख रखा है, b की पावर n, b की पावर n। b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। b यहाँ पर क्या है साहब, b यहाँ पर है कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल में लिख रखे हैं। अब इसको समझते हैं आखिर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर करने के लिए देखो मेरे पास समझ में क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर करने के लिए समझ में क्या आता है, जब इस क्वेश्चन को करते हो तो क्या समझ में आया, पहले करना क्या है, पहले करोगे क्या। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब कि सबसे पहले तो मुझे जीजेड लिखना पड़ेगा। अब जीजेड जब लिखते हो तो जीजेड लिखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम वैसे आनी नहीं चाहिए, जीजेड कैसे लिखोगे। पहले आपको पता है कि जो ये पता होना चाहिए, मैंने हर बार कह रखा कि जो n की वैल्यू होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ पर देखो अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख दोगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आंसर तो यहाँ 0 ही आएगा। मतलब कि कहने का मतलब देखो n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो किसी भी नंबर के पास 0 कितना होता है, 1 होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलो दूसरे तरीके दिखा दे रहे हैं। देखो ऐसे, अगर ए एन इक्वल टू बी की पावर एन है तो इसको ऐसे लिखोगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था नोटेशन के फॉर्म में। देखो किस तरीके से बताया था भाई, देखो नोटेशन के फॉर्म में स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिग्मा नोटेशन होता है मेरे पास क्या होता है, सिग्मा नोटेशंस होता है कि समेशन ऑफ, ये जो भी मेरे पास लिखा गया था बी एन, ये बी एन जो भी मेरे पास लिखा रहेगा यही तो एन होता है, बी की पावर एन, फिर यहाँ पर क्या होता है जेड की पावर एन। यही बताया था ना, अभी स्टार्टिंग में भी दिखाया था। यहाँ पर आपको एडिशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये समझ में आता है। देखो जो कुछ भी यहाँ गिवन होता है ना, जो कुछ भी यहाँ पर गिवन होता है, यहाँ पर लिखते हैं बी की पावर एन और उसके जो मल्टीप्लाइड में क्या लिखते हैं, जेड की पावर एन। उसको समेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर समझ नहीं आ रहा देखो यहाँ पर मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, ठीक, आराम समझ में आ जाएगा। n की वैल्यू आप 0 रखोगे, n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो देखो यहाँ पर b की पावर 0 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, देखो b की पावर 0 बन जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो जाहिर सी बात, अगर यहाँ 0 रख रहे हो तो यहाँ पे तो 0 रखोगे कि n तो यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है जेड की पावर भी 0 किसके इक्वल होगा, जेड की पावर 0 भी, ये भी इक्वल टू 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो भैया 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो आंसर तो 1 ही आएगा इधर, फिर प्लस लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा, फिर प्लस लगाएंगे कि इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है समेशन, सम करना, ऐड करना। तो पहले तो आपने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करना था, तो हम लोग कुछ टर्म्स लिख कर दिखाते हैं। एक बार 0 रखा, 0 रखने पर देखो ये आया है। अब यहाँ पर 1 रखना है, 1 रखेंगे तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1, देखो यहाँ पर n की जगह पर 1, तो b की जगह पर देखो 1 हो गया। देखो b की पावर n लिखा गया है,
और जेड की पावर एन लिखा गया है, ठीक है, जेड की पावर एन। यहाँ भी एन 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, तो जाहिर सी बात है बी की पावर 1 और जेड की पावर भी 1 कितना हो जाएगा, बी जेड होगा कि नहीं होगा। तो यही लिखा है और कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा जेड, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, समझ गए। फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखोगे। तो देखो ध्यान से, बी की पावर भी 2, जेड की पावर भी 2, एन की वैल्यू देखो एक बार 0 रखा, फिर एक बार 1 रखा। देखो लाइन से रखते चले जाना, कुछ नहीं करना, पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, ऐसे करते चले जाना। तो जब देखो प्लस जैसे 0 रखोगे, फिर 0 रखने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर प्लस लगाओ, फिर 1 रखोगे, फिर जो भी आंसर आएगा फिर प्लस लगाओ, फिर 2 रखोगे, जो भी आंसर प्लस लगाओ। मतलब इसका मतलब ही होता है प्लस करना। समझ में तो आ रहा होगा, वैसे बताने वाली बात नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, होता है। हमने कि देखो 2 रखा, तो जाहिर से होता है इनकी जगह यहाँ 2, यहाँ भी 2। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इसकी पावर भी 2 है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बी जेड की होल पावर कितना होता है, 2। बचपन में पढ़ा होगा रूल्स की, मतलब अगर ए की पावर भी एन हो और बी की पावर भी एन हो तो हम लोग ए और बी का होल पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास देखो इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो यहाँ पर बी जेड की होल पावर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे भी प्रोसीड करेंगे आप, तो आपके पास बी जेड की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, एंड सोन चलता चलेगा। ये सारा काम हमारा रफ का काम था, तो इसको मत कॉपी करने लग जाना भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनो, तो ये तो मेरा अभी तक जी जेड आया, अभी मेरा क्लोज्ड फॉर्म मैंने नहीं लिख रखा। ये मेरे पास सीक्वेंस गिवन था, उस सीक्वेंस को मैंने जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करा, मगर अभी क्लोज्ड फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है। तो सिग्मा नोटेशन समझ में आ रहा होगा करना क्या है। अगर ये नहीं समझना तब भी कुछ नहीं बताया था। देखो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके पास नंबर गिवन था, अगर नहीं समझ देख लो, जो भी नंबर गिवन था वहाँ पर आपको एक बार रखना। देखो नंबर ऐसे लिख दो, 0 लिखो, 1 2 3, एन की जगह पर रखेंगे 0 1 2 3 4। तो 0 एन की जगह पर जब 0 रखोगे तो 0 लिखो, ठीक। फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, ऐसे रखते चले गए। अब हुआ क्या, जो भी हमारे पास यहाँ पर आया उसके बगल में क्या लिख दे, एक बार जेड लिखा, जेड की पावर 2, जेड की पावर 3, जेड की पावर 4। सिमिलर तरीके से यहाँ भी करना, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सुनना, अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको ये एक बात समझ में आ रही होगी कि आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था। फर्स्ट लेक्चर्स में आपने ये देखा था कि अगर आपके पास 1 प्लस जेड की पावर 1 हो, जेड की पावर 2 हो, जेड की पावर 3 हो, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या था भाई, जेड भी, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता था ना जेड क्या है। तो ये उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो ये मेरा देखो 1 था, इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। यहाँ पर मैं जेड लिखा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता तब भी तो मेरा आंसर यहाँ पर जेड की जगह पर बस ए हो जाता। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस बी जेड का स्क्वायर, फिर बी जेड का क्यूब, तो भाई यहाँ भी तो वही था। देखो ना, 1 प्लस जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर 3। तो यहाँ पर आंसर में 1/1 माइनस का जेड लिखा था। यहाँ पर देखो नीचे जो था, यहाँ जेड था, यहाँ जेड की देखो होल पावर 2 था, तो 2 को छोड़ दो, यहाँ भी जेड था। यहाँ 3 को छोड़ दो तो यहाँ भी जेड था। तो भैया अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो 1 2 3 पावर को छोड़ दो, यहाँ भी तो सेम चीज़ है, यहाँ बी जेड है, बी जेड है। जब यहाँ जेड था तो यहाँ पर मैंने जेड लिखा था, जब यहाँ पर बी जेड लिखा गया तो जाहिर सी बात वहाँ बी जेड होगा। मतलब फॉर्मूला जो आपने ये रिमेंबर करा था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला याद कर रखा था। नहीं तो भैया आपके पास दूसरा भी तरीका है, मैंने बताया था कि जो हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ होता है, उससे मैंने बताया था कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है, a/1 माइनस का r होता है। और यहाँ पर जो r होता है क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पर जो जीपी की बात करोगे तो a की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास कितना है, a की वैल्यू 1 है। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये वाला जो ये बाद वाला नंबर को इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे तो बी जेड स्क्वायर को जब बी जेड की पावर 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास जो आर आएगा। लास्ट पहला लेक्चर भाई साहब प्लीज़ देख लेना, मैंने हर बेसिक पॉइंट को कवर किया है। कोशिश मैं करता हूँ कि चीज़ों को नेग्लेक्ट करूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है कि भैया आपको बेसिक छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोग भी देख रहे होंगे कि जिनकी बेसिक कमज़ोर होगी। इसलिए मैंने लेक्चर 1 में हर एक बेसिक पॉइंट को कवर किया है। स्टिल कहीं डाउट लगता है, समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, ठीक है, देख लेना यार। हमने कि आर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि बी जो भी हमारे पास आता है
करते क्या है, चलो फिर भी दिखा देता हूँ। बीजेड स्क्वायर को मैं बीजेड से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कि जो भी मेरे पास टर्म होता है, मान लो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इससे डिवाइड करो, या फिर इस वाले टर्म को, हर आगे वाले टर्म को, मतलब ये जो पीछे हो गया ये आगे हो गया, तो इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दोगे तब भी वही आएगा, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दोगे तब भी वही आएगा। तो मतलब मैंने क्या लिखा है, बीजेड लिखा है। जब इससे डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, बीजेड आएगा। ये आर है, आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना, बीजेड। तो मेरा जो फॉर्मूला कहता है, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, देखो 1 हो गया, और कॉमन रेशियो कितना था, बीजेड था। तो जो हमारे पास एस इन्फिनिटी होता है, जो समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है, वो कितना होता है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस का बीजेड भैया। क्योंकि देखो ना, अभी जैसे या तो ये कर लो, ऐसे दिमाग लगा लो, या तो मैंने फॉर्मूला बता रखा भैया, क्योंकि आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया अभी पहले लेक्चर में, तो डायरेक्ट आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पर 1/1 माइनस जेड होता है। तो उसी तरीके से जब वही चीज़ है तो यहाँ कुछ बदलने वाला तो है नहीं, यहाँ बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस का बीजेड हो जाएगा, 1 माइनस का बीजेड हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, नहीं आया क्या? आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मैंने क्या क्या। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को भाई साहब नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है, नोट डाउन कर लो। ठीक, ये आंसर किसका था, ये था आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को लिखा। अगर मेरे पास an इक्वल टू बी की पावर n हुआ तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा, ये क्लोज्ड फॉर्म होगा, ये होगा क्लोज्ड फॉर्म, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मज़े की बात क्या है, अगर यहाँ मज़े की बात ये है ना कि कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर जो लिखा था ऐसे बता देता हूँ। किसी ने लिखा ना कि an इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, तो किसी ने कहा कि भैया इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं करना है, an इक्वल टू 2 की पावर n होगा तो इसका जो जी जेड होगा वो क्या होगा, जी जेड वो क्या होगा, कुछ नहीं, 1/1। अब बी क्या है मेरा, बी तो मेरा यही है ना, बी ध्यान से देखो, यही तो मेरा बी है, बी नीचे वाला ही तो है, ध्यान से देखो, ये बी मेरा नीचे वाला ही तो है, पावर थोड़ी ना, इनको छोड़ दो, नीचे वाला मेरा बी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2z, आंसर खत्म हो गया ना। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया an इक्वल 2 की पावर n का क्लोज्ड फॉर्म, या फिर कहते मतलब जनरेटिंग फॉर्म के फॉर्म में कैसे लिखा। एक यहाँ मजे की बात क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि लेट अस सपोज कि क्वेश्चंस आपके पास कभी ऐसा आया, an इक्वल टू माइनस में b की पावर n आएगा, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है यार, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिमाग में रखना दो चीज़ें, पहला कि क्लोज्ड फॉर्म किसका, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख दूँ an इक्वल टू b की पावर n का जो क्लोज्ड फॉर्म रहा, यहाँ रहा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि an इक्वल टू बी की पावर n का जो क्लोज्ड फॉर्म है यहाँ है, देख लो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रहा, ये रहा क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना बी की पावर n है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता रखा है ये। यहाँ पर अगर माइनस बी की पावर n हो तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई। यहाँ पर देखो b मेरा पॉजिटिव था तो b यहाँ पर देखो रखा, अगर यहाँ b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो जाहिर सी बात यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो ना, b की जगह पर रिप्लेस करके माइनस बी लिख देंगे, b को रिप्लेस करके माइनस बी लिख देंगे तो यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा। कुछ होता नहीं है डायरेक्ट, बस आपको पता होना चाहिए। इसका जो क्लोज्ड फॉर्म होगा ना, इसका जो क्लोज्ड फॉर्म होगा जी जेड, वो क्या होगा, 1/1 प्लस बी जेड होगा, 1/1 प्लस बी जेड होगा। मतलब कि अगर मेरे पास देखो b जो था, ये देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया इसका एग्जांपल यहाँ पर रहा, इसका एग्जांपल यहाँ पर रहा। 2 की पावर n था तो यहाँ पर देखो माइनस लिखा, मतलब कि 2 की पावर n है तो भैया आंसर में माइनस में लिखा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव में लिख दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव में दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक किसी ने क्या रखा है, an इक्वल टू -2 की पावर n दे रखा है, -2 की पावर n दे रखा है। कहा कि भैया इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा क्या होगा, मतलब इसका जो क्लोज्ड फॉर्म होगा क्या होगा, तो जी जेड लिखना है, जी जेड लिखना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 1 लिखना है, 1/1 प्लस
माइनस था, -2 था तो प्लस में लिखना, -2 था तो प्लस में लिखना था, +2 था तो माइनस में लिखना था। तो -2 था तो +2 फिर जेड लिखना, खत्म। भैया देखो ना, माइनस भी था तो प्लस भी लिखा, ठीक है, +2 था तो -2 लिखा और पीछे जेड लगा दिया। तो यहाँ पर -2 है तो +2 जेड लिखा दिया। तो माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, ठीक है, और प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये था मेरे पास 2 फॉर्मूलेज आए, आई होप कि समझ भी आ गया होगा, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। स्टिल बार बार मैं कह रहा हूँ, कहीं भी डाउट आए, किसी भी तरीके कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बातें, किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हुई होगी। एक चीज़ और देखते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को एंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक प्रॉब्लम आता है क्या, अगर मेरे पास an = c × b⁴n होता है, इसका क्लोज्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले बात तो ये बता दें कि समझ में बच्चों को यही नहीं आता है c क्या है, b⁴n क्या है, कुछ डरना नहीं है। यहाँ पर c मेरा कांस्टेंट है, c क्या है, c यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर b की बार क्या, n क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो समझ में आता है, एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है कि an = ठीक है, an = 3 × 2n। लेट अस सपोज कि ऐसे आ गया, ठीक है। इसका मुझे क्लोज्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया तो फिर आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो मैं कैसे रहा हूँ, अब सुनना। मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि जनरेटिंग फंक्शंस का आपको एक्सपोनेंशियल मतलब कि सिग्मा नोटेशन पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार मतलब अच्छा रहता है, उससे जल्दी समझ में थोड़ा सा कई बार क्लैरिटी आती है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो अब बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा कि जी जेड मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास समेशन फॉर्म होता है वो होता क्या है, समेशन। चलो एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से लिख देता हूँ। यहाँ पर होता है an z⁴n n = 0 से लेकर इन्फिनिटी, यही होता है। अब यहाँ पर देखो जो मेरा an है, an क्वेश्चन में कितना गिवन है, ध्यान से देखो। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं, ये होता है जी जेड = फॉर्मूला देखा था पहले लेक्चर में। अब देखो an तो गिवन है ना, an की जगह पर यहाँ रख दो, an की जगह पर ये पूरा उठा के पुट कर दो मेरे भाई। ये देखो यहाँ पर an है, an की जगह पर यहाँ लाकर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ जब पुट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन n = 0 से लेकर इन्फिनिटी c × b⁴n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, z⁴n। अब मज़े की बात देखना है, कई बार बच्चे यहाँ के आने के बाद ना फंस जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है डिपेंड किस पे कर रहा है, आपको ऐड किस को करना है भैया। जो आपका क्वेश्चन ऐड करना है n = 0 से लेकर n = इन्फिनिटी तक ऐड करना है। तो बता n किस में है, इसमें n है, इसमें n है। तो भैया आपका जो पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है n पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर ये n, इसके पास तो कहीं n है नहीं, इसमें किसी भी मतलब पावर में n तो नहीं लिखा गया, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो होगा वो इस सिग्मा नोटेशन से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा, सिग्मा नोटेशन से भाई बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो n1 है नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लात मार के इसको भगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया। समेशंस किसका निकाला आपने, समेशन निकालना है साहब आपको n = 0 से n = इन्फिनिटी, फिर b⁴n z⁴n, ठीक है। यहाँ पर आपने सीखा क्या था, अगर इसका आप समेशन करते हो, इसका समेशन करते हो, देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इसका समेशन करते हो तो क्या होता है, इसका समेशन आपने करा, इसका समेशन आपने करा तो क्या किया, b⁴n z⁴n था आपके पास, अभी कराया था, अभी जस्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो हाँ ये है, तो बिल्कुल है, देखो यहाँ पर यही तो था,
आपके पास केवल देखो बी की पावर एन था, देखो बी की पावर एन था कि नहीं था, अभी क्वेश्चन कराया था, उसमें केवल एक कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, बाकी आपने लिखा तो वही तो ना, n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बी की पावर एन जेड की पावर एन था, एडिशन करा था। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है भैया, इसको कैसे लिखना है, एक बार n इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, एक बार n इक्वल टू 1 लिखोगे, फिर एक बार n इक्वल टू 2, फिर 3, फिर 4, फिर पहले n इक्वल टू 0 रखोगे, जो भी आएगा उसको लिख देना है, फिर प्लस लगाना है, क्योंकि सिंबल का मतलब ही होता है भाई समेशन, मतलब प्लस करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी, एक बार 0 रखोगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जब 0 रखोगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, बताया था अभी, प्लस 1 रखोगे तो जाहिर सी बात है 1 की पावर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो बी जेड की पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, बी जेड की पावर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर बी जेड की पावर कितना हो जाएगा 2, फिर बी जेड की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस एंड सो ऑन, हो जाएगा, नहीं होगा। अभी इसका मतलब बताया था, देखो ध्यान से देखो इसको, 1 प्लस जेड की पावर 1, 1 प्लस जेड की पावर 2, 1 प्लस जेड की पावर 3 क्या होता है, बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, बताया था, ध्यान से देखो, यहाँ भी लिख रखा फॉर्मूला के सीट भी स्टार्टिंग में दिखाया था, 1 प्लस जेड की पावर 2 प्लस जेड की पावर 3 एंड सो ऑन, 1/1 माइनस का जेड होता है। यहाँ पर हर जगह जेड जेड लिखा था, जेड जेड लिखा था, देखो पहले 1 था प्लस जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर, तो यहाँ पर जेड लिखा था, ध्यान से देखो यहाँ पर जेड लिखा था। अगर मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, देखो 1 प्लस लिखा गया, यहाँ भी 1 प्लस लिखा गया, तो यहाँ पर जेड था, तो यहाँ पर जेड लिखा था, यहाँ पर जेड की जगह पर बी जेड है, तो उससे थोड़ी ना डरना है, उससे थोड़ी ना डरना है। फिर से देखो 1 2 3 1, पावर देखो इसकी कितनी है, इसकी पावर 1 ही तो है, 1 2 3, फिर कुछ नहीं करना, 1/1 माइनस का यहाँ जेड था तो जेड लिखा था, यहाँ पर बी जेड लिखा गया तो 1 माइनस बी जेड लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। सी इंटू 1/, कितना करोगे, 1/1 माइनस का बी जेड हो गया, बी जेड हो गया भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो क्या आंसर आया कि जी जेड इक्वल टू C/1 माइनस का बी जेड। तो यहाँ मज़े की बात देखो क्या है, मज़े की बात अभी मैं बताता हूँ कि C/1 माइनस का बी जेड हुआ, ठीक है। किसका आंसर था ये आंसर था भाई, लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, ये आंसर किसका है, ये था an इक्वल टू C इंटू बी की पावर n का, ठीक है, इसका था। इसके पहले ठीक, इसका आंसर तो हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है, इसका तो आंसर हो गया यहाँ पर। मेरा दूसरा बात क्या है यहाँ पर, मैंने कहा कि इससे सीख क्या मिलती है, इसके पहले आपने क्या सीखा, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन दिया था कि an इक्वल टू बी की पावर n क्या था, केवल बी की पावर n था, उसमें c का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखो केवल बी की पावर n था, इस बी की पावर n में भैया c का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ध्यान से देख लो, ठीक है। जब b की पावर n था ना, तो आपका जो डायरेक्ट आंसर था ना भाई, वो क्या था पता है, जो आपका डायरेक्ट आंसर था वो क्या था पता है, वो था केवल इतना, 1/1 माइनस का बी जेड, 1/1 माइनस का बी जेड, ठीक है। तो सीख क्या मिली, अगर b की पावर n का मुझे जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना तो केवल 1/bz 1/1 माइनस का bz हो गया। लेकिन मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ 1/1 माइनस bz था उसमें भी मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई वही तो है, देखो जो भी मेरे पास आंसर आया उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो तभी तो हुआ है ये 1/c/1 माइनस bz, इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ है, बताओ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का ही तो सिंबल है ये।
तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कि मतलब कि जब भी मेरे पास बी की पावर जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल था तो 1/1 माइनस बीजेड था। उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा जो फाइनल आंसर उसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है नया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल को भी देख लो। ठीक है, लेटर सपोज कि आपके पास किसी ने दिया कि ए एन इक्वल टू, ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, इसका मुझे क्लोज्ड फॉर्म चाहिए, तो जी जेड मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट यही रहेगा, कांस्टेंट कुछ मत करना, कांस्टेंट ऊपर लिख दो 3। अब बताओ 2 की पावर n का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है या क्लोज्ड फॉर्म क्या होता है। तभी आपने क्या पढ़ रखा, क्लोज्ड फॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस का बीजेड। क्या पढ़ा भाई, 2 की पावर n का जो हमने पढ़ा, b की पावर n का जनरेटिंग फंक्शन 1/1 माइनस का बीजेड। तो देखो 2 की पावर n, 2 कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव तो 1 माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 2z हो जाएगा। देखो ना फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी आई होप। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3/1 माइनस का 2z हो गया आंसर। ये 2 है और ये z है। ठीक है, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। फिर से यहाँ पर देख लो, यहाँ भी कुछ नहीं करना, कुल मिला के देखो हुआ कि जो कांस्टेंट था ना वो कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट ही रह गया, कांस्टेंट कुछ नहीं। जो मेन याद करने वाली पॉइंट थी वो ये थी कि मुझे इसका पता था क्या, टू की पावर n का, तो 2 की पावर n का मुझे पता था कि भैया क्या होता है, b की पावर n हो गया। अब भैया अगर मैं केवल आपसे ये बोलता कि ए एन इक्वल टू 2 की पावर n का क्लोज्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप जी जेड लिखते, फिर क्या करते, कुछ नहीं। अब यहाँ पे 1/1 माइनस का बी जेड, तो 1 माइनस का, देखो प्लस था तो माइनस का लिखना है 2z, खत्म। अब इसमें क्या हुआ, 2 की पावर में n में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान से देखो 2 की पावर n में 3 से मल्टीप्लाई करा तो हुआ थोड़ी कुछ, बस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी तो पूरा पार्ट वही रहा। समझ में आया, आई होप यार यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, आज के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक, इतनी सारी जितने भी मैंने फॉर्मूलेस बता रखे हैं, सारे फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिर भी मैं लास्ट में समअप कर दूँ मैंने कौन कौन से फॉर्मूलेस आपको बताए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख रखे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ए एन इक्वल कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मेरे पास देखो 2,2,2,2 ऐसे कोई भी देखो मेरे पास सीक्वेंस होगी, तो जाहिर से होता है c/1 माइनस का z हो जाएगा। केवल 1 रहता है तो 1/1 माइनस z होगा। अगर मेरे पास केवल 2 होता है तो 2 होगा तो क्या होगा, 2/1 माइनस का z। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए होगे मेरे भाई। ठीक है, तो इन सब का तो डेरिवेशन मैंने करा रखा है। तो यहाँ पर मैंने ए एन इक्वल टू बी एन का मैंने बताया क्या होगा, ए एन इक्वल टू बी एन का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा जी जेड क्या होगा मेरे पास, बता दो क्या होगा, अभी तो बताया मेरे भाई, क्या होगा 1/1 माइनस का बी जेड होगा। ठीक है, अब दूसरा मैं देखो यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपके पास कभी भी ना, अभी मैंने बताया देखो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो प्लस का भी था तो यहाँ पर माइनस का भी हुआ। यहाँ पर अगर माइनस बी की पावर n होगा, जब आप फाइनल जब निकालोगे तो यहाँ पर जो जी जेड आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस बी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, 1 प्लस बी जेड, 1 प्लस बी जेड। ठीक है, क्लियर हो गई बातें इतनी, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी मजे की बात कि अगर कोई पूछता है कि जीरो का, अगर एन इक्वल टू 0 आता है तो जीरो का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा या क्लोज्ड फॉर्म होगा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें इतनी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और दूसरी अभी एक और बताया भी आपको लास्ट में, इसको भी लिख देते हैं। सेवेंथ मैंने क्या बता रखा, अगर मैंने किसी भी ए की पावर n था, ए की पावर n इक्वल टू कोई कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर n हो जाता है, बी की पावर n हो जाता है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है,
जो बी की बार एन था, बी की बार एन का आंसर क्या पता था आपको? बी की बार एन का जो आपको पता था आंसर भाई, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देख लो ध्यान से, बी की बार एन का आपको क्या पता था? बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। बी की बार एन का जो आपको पता था आंसर 1/1 माइनस का बीजेड था, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जो आपका डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बस सी मल्टीप्लाइड में ही रहेगा, सी अपॉन 1 माइनस का क्या हो जाएगा? बी और जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, तो ये था इसका जनरेटिंग फंक्शन जी जेड। ठीक, क्लियर हो गई? नोट डाउन कर लिया? कर नहीं किया तो कर लो, मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ओके, हो गया नोट डाउन? ठीक है, ऊपर भी देख लो यार। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।